बाहर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कोरोना के कर्मवीरों को सेना आज करेगी सलाम। आज अस्पतालों पर होगी फूलों की बारिश। ऋषिकेश एम्स में ये प्रदर्शन किया जाएगा। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान ये सम्मान देंगे कोरोना वॉरियर्स को। जब से कोरोना का संक्रमण फैला है तब से वॉरियर्स, पुलिस कर्मियों की हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डॉक्टर, इनकी बात कर रहे हैं, लगातार ये एक मिशन की तरह जुटे हुए हैं और खुद संक्रमित भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार काम जारी है। घर से दूर ये कोरोना वॉरियर्स जुटे हुए हैं और आज इनको सम्मान दिया जाएगा। और सम्मान भी इस तरह का कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान सम्मान के तौर पर फूलों की बरसात करेंगे और ये अपने आप में देखने वाला दृश्य होगा। और साथ ही एक कोशिश कि इन कोरोना वॉरियर्स का जो मनोबल है उसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि आगे जो कोरोना के साथ संघर्ष है उसमें मदद मिले। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सेना का बैंड दस्ता अपनी प्रस्तुति देगा। सुबह 10:15 बजे से 10:25 तक एम्स में ये प्रदर्शन किया जाएगा। 10:30 से 10:45 तक दून मेडिकल कॉलेज पर प्रदर्शन होगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन संगठन आज से भूख हड़ताल का ऐलान कर चुका है। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आरोप हैं कि प्रदेश में कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेने के लिए अब तक कोई मानक तय नहीं है। बगैर प्रशिक्षण के इन अनट्रेन्ड लैब टेक्नीशियंस को कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने के लिए भेजा जाता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। साथ ही मेडिकल लैब टेक्नीशियनों ने पदोन्नति समेत कई और मांग उठाई हैं। सरकार और स्वास्थ्य महानिदेशक से इस बाबत की बात कई बार की जा चुकी है, शिकायत की जा चुकी है, मगर विभाग सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरन अब मेडिकल टेक्नीशियनों ने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है। भूख हड़ताल के दौरान लैब टेक्नीशियन बगैर कुछ खाए अपना काम करते रहेंगे। पूरे लैब टेक्नीशियन संघ ने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 3 मई से हम सभी लोग सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। हमें मरने के लिए वैसे तो छोड़ा ही गया है, तो हम लोग काम करते हुए अपनी जान को देंगे और प्रदेश का कोई भी लैब टेक्नीशियन, चाहे वो जिला अस्पताल हो, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, कहीं पर भी कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा और बिना भोजन ग्रहण के अपने कार्य को जब तक जाने तब तक कार्य करेगा। उत्तराखंड में 4 मई से शुरू हो रहे तीसरे लॉकडाउन के दौरान जोन के हिसाब से राहत दी जाएगी। ग्रीन जोन में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जबकि ऑरेंज जोन के लोगों को आंशिक राहत और रेड जोन के लोगों पर सख्ती अभी जारी रहेगी। वहीं सरकार की तरफ से सरकारी ऑफिस भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ऑफिसेज ग्रीन जोन में सभी ऑफिसेज खुलेंगे, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी 100% उपस्थित रहेंगे, लेकिन ग्रुप सी और डी के हमारे जो कार्मिक हैं वो 50% वहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे। यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान ये रखा गया है कि जो हमारे महिला कार्मिक हैं, अगर गर्भावस्था में हैं या उनका कोई बच्चा 10 वर्ष से कम आयु का है, तो उसे अपरिहार्य परिस्थिति अगर न हो तो उन्हें कार्यालय में इस समय हम लोग नहीं बुलाएंगे। इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। उसी प्रकार अगर कोई कार्मिक हमारे 55 साल से अधिक उम्र के हैं या कोई गंभीर बीमारी से कोमॉर्बिडिटी की अगर स्थिति है, तो ऐसे कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति न हो तो उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। हरिद्वार को रेड जोन में शामिल करने को लेकर सियासत जोरों पर है। कम मामले होने के बाद भी हरिद्वार को रेड जोन में शामिल होने पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार के अपने मानक होते हैं, ऐसे में इस पर सवाल उठाना सही नहीं है। साथ ही मदन कौशिक ने हरिद्वार के जल्द ऑरेंज जोन में आने की उम्मीद जताई। ये सब भारत सरकार के मानक होते हैं। राज्य सरकार एपिडेमिक एक्ट ये भारत सरकार का एक्ट है।
किस जिले को रेड जोन में आना, किसको ऑरेंज में आना, किसको ग्रीन में आना, ये सब भारत सरकार के अपने मानक है। भारत सरकार ही इसको तय करती है। किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो अपने जिलों को किस कैटेगरी में रखेगा। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई है। वहीं प्रदेश में 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन 3 के दौरान ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के लोगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत राहत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार से दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हल्द्वानी, चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, मुंबई से देहरादून, मुंबई से हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बेंगलोर से देहरादून और अहमदाबाद से देहरादून के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। जो केंद्रीय रेल मंत्री जी से हमारी डिमांड है कि दिल्ली से देहरादून और हल्द्वानी के लिए 2 अलग अलग ट्रेन, इसी तरह से चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, जयपुर से हल्द्वानी, कुल 12 रेलगाड़ियों की डिमांड हमारी माननीय रेल मंत्री जी से है। वहीं प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घर भेजने की भी तैयारी की जा रही है। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोगों को मेडिकल जांच के बाद बसों में भेजा जाए। जो लोग अपनी गाड़ियों से दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं वो अनुमति लेकर जा सकते हैं। और बसों के लिए हम लोग, हमारे जो अधिकारी, जो हमने नोडल टीम बनाई है, 5-6 पुलिस ऑफिसर लगाए हैं गुंजाल साहब के साथ, और बाकी बगोली जी और वो लगे हुए हैं। तो इसमें वो कोऑर्डिनेट करेंगे जो बसों से मूवमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे और तब आना जाना होगा। किंतु प्राइवेट वाहनों से भी आना जाना अलाउड है। प्राइवेट वाहनों से जो आना जाना चाहते हैं उनको हमारे जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिंक है उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के ग्रीन जोन वाले 10 जिलों में बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा राज्य के 2 ऑरेंज जोन जिले देहरादून और नैनीताल में आंशिक राहत देने की तैयारी की जा रही है। रेड जोन वाले हरिद्वार जिले में केवल आवश्यक सेवाएं या पहले से दी गई रियायतें ही मिलेंगी। ग्रीन जोन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को नई गाइडलाइंस की जानकारी दे दी गई है। जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से सुबह 7 से शाम के 7 तक सोशल डिस्टेंसिंग के और लॉकडाउन के बाकी नियमों का पालन करते मूवमेंट हो सकता है। यानी 2 व्हीलर पे 1 और 4 व्हीलर पे 2 आदमी। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में कोरोना का कम प्रकोप देखा जा रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके, लेकिन ये राहत लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके नहीं दी जाएगी। देहरादून से सुरेंद्र दसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। दूसरे राज्यों में फंसे करीब 1,25,000 लोगों ने सरकार से संपर्क किया है, जो निकलना चाहते हैं वहां से और राज्य में वापस आना चाहते हैं। लोग हैं उन सभी से ये कहा गया था कि वो रजिस्टर करें और इस समय तक जो हमें जानकारी है कि 1 लाख से अधिक 1,25,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है उत्तराखंड आने के लिए। इसमें प्रमुख रूप से जो स्थान हैं जहां से लोग आना चाहते हैं उनमें दिल्ली से सर्वाधिक लोग हैं और उसी प्रकार से मुंबई से भी लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं। महाराष्ट्र से 15,000 लोग हैं, उत्तर प्रदेश से लगभग 20,000 ने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजाब से करीब 8,000 लोगों ने रजिस्टर किया है। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के मजदूरों को लाने का काम जोरों पर है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद आला अधिकारियों के नेतृत्व में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब तक करीब 1.25 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब के साथ साथ कई राज्यों से संपर्क साधा जा रहा है।
कि लगभग 1,20,000 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था आज सुबह तक और लगातार वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें हमारे जो कैंप में थे हमारे यूपी में, राजस्थान में, वो तो हमारे आ गए हैं। चंडीगढ़ में टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली में हमारी बात चल रही है। दिल्ली में जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलता तो दिल्ली से लाने के लिए भी हम लोग बसेस भेज देंगे। यूपी में हमारी बात चल रही है। जैसे ही यूपी में क्लियरेंस मिलता तो वहाँ लाने के लिए भी हम लोग बसेस भेज देंगे। इसके अलावा जो थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेन चलवाने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हर बस में जो भी यात्री आएंगे उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मास्क, सैनिटाइज़र और पानी और कुछ ड्राई फ्रूट्स इस तरह से मिल जाए ताकि रास्ते में उन्हें अगर किसी वजह से ज़रूरत भी पड़ती है या रुकने की हर जगह आवश्यकता ना पड़े। हमारे पास 400-450 के लगभग SDRF में हमारी संख्या है और ये अलग अलग स्थानों पर तैनात है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड का परिवहन सेक्टर संकट में फंस गया है। संकट से उबरने के लिए राज्य ने केंद्र सरकार से पैकेज मांगा है। लॉकडाउन की वजह से पूरे राज्य में परिवहन सेक्टर से जुड़े 20 से 25 लाख लोगों पर असर पड़ा है, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। हजारों की तादाद में बस, टैक्सी चालक बेरोजगार हो गए हैं। गौरतलब है कि राज्य में पर्यटन, तीर्थाटन से जुड़ा हुआ ये सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, लेकिन यात्रा न चलने के कारण सब कुछ प्रभावित हो गया है। यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है तो मालिक ने छोड़ रखा हमें यहाँ पर 4 बंदों को। जब से हम यहीं पे हैं सब चीज़ मालिक हमें दे रहा है। खाना पीना जैसे हम यहाँ रह रहे हैं आता है रोज, मालिक हमें देख के जाता है, सही कर रहा है हमारे लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं जब तक हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। पर उनके लिए क्या करें हम, ना उनकी गाड़ी चल रही ना कुछ, पर हमें तो दे रहे हैं सब चीज़ वो, तो क्या करें हम बताइए। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख वाहन हैं। अगर एक आदमी को भी अगर एक गाड़ी से भी अगर 5 परिवार पड़ रहा है तो कम से कम 10-1 लाख आदमी जो है पहले सीधा अफेक्टेड है। उसके बाद उन वाहनों के अलावा जो रिलेटेड है, जैसे कोई ग्रीस लगाने वाला, कोई डेंटर है, कोई पेंटर है, कोई मोटर मिस्त्री है, अगर को जोड़ दिया जाए तो कम से कम 20 से 25 लाख के आसपास बैठती है। तो एक बड़ा तबका जो परिवहन का है, जो परिवहन से रिलेटेड है, वो इस समय भूखमरी के कगार पे है। उत्तराखंड राज्य में भले ही कोरोना मरीजों की संख्या कम हो, लेकिन ऋषिकेश एम्स ने सरकार को चिंता में डाल रखा है। यहां 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में एम्स को लेकर नई नीति बनाई गई है। कोरोना से जुड़े तमाम यूनिट्स को अलग किया जा रहा है ताकि आम मरीजों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को आसपास के होटल्स और धर्मशालाओं में ठहराया जा रहा है ताकि उनके घर वालों को संक्रमण का खतरा ना हो। देहरादून के SP ग्रामीण से इस बाबत ज्यादा जानकारी ली संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चुनौती एम्स ऋषिकेश बन रहा है, क्योंकि एम्स ऋषिकेश में अब तक 5 पॉजिटिव केस हैं और एम्स को लेकर चैलेंज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रोजाना गढ़वाल और कुमाऊं से हजारों पेशेंट यहां पर आते हैं। SP देहात प्रवीण डोभाल सर हमारे साथ हैं। सर, एम्स एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा हॉटस्पॉट बना है, आप लोगों ने कुछ एरिया को भी चिन्हित किया है, कार्रवाई क्या कुछ हो रही है और कैसे जो अन्य पेशेंट हैं उनको संक्रमण से दूर रख पाएंगे? इसमें हम लोगों ने 2 स्तर पर कार्रवाई की है। एक तो एम्स के अंदर की जो व्यवस्था है, खासकर जो कोविड यूनिट इनकी देख रही है और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उसको पूरे को एक तो हम लोग उसको पूरी यूनिट को आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं कि जो पब्लिक से भी उनका टेस्ट थोड़ा सा कम हो, तो उनके लिए जो रहने की व्यवस्था है या उनको वहीं की जो अरेंजमेंट है वो एम्स प्रशासन के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और खुद भी, तो उनको उधर शिफ्ट किया जा रहा है। साथ में जो लोग अभी ऑलरेडी वहाँ पर एडमिट हैं, जो लोग अभी बीमार हैं या उनके जो साथ में जो लोग गए हुए हैं, उनका टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं। आगे से जो स्क्रीनिंग है इनकी, उसके लिए और थोड़ा सा हम लोगों ने जो कोविड यूनिट है उसको और ज़्यादा एक्टिव किया है। सर, क्योंकि सोर्सेस पता लगाना इसमें ज़्यादा बड़ी चुनौती है, हम लोग क्या अभी सोर्सेस का पता लगा पाए हैं और अगर लगा पाए हैं तो उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, इसमें जो भी केसेस अभी हमारे डिटेक्ट हुए हैं, जो भी केस हमारे पता लगे हैं, उनके जो पास के जो लोग थे, जो उनका प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोगों के तो ऑलरेडी सैंपलिंग हम लोग कर चुके हैं। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को भी सैंपलिंग की जा रही है। जो कोविड यूनिट है उसको तो हम कम्प्लीटली अलग कर रहे हैं, भले वो कहीं से भी आ रहे हैं लोग। कोविड यूनिट जो इनके लोग काम कर रहे हैं उनको तो हम आइसोलेशन में सबको लेके जा रहे हैं।
जो नॉन कोविड है, जो मतलब वैसे हैं, उन लोगों का भी टेस्टिंग का चल रहा है। और अभी एम्स प्रशासन से उसी बारे में बात हो रही है कि जो खासकर जो लोग इनकी सेवा में लोग लगे हुए हैं, जो इनके सिस्टर स्टाफ है या जो इनका टेक्निकल स्टाफ है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक तरीके से उस तरीके से वहीं से आइसोलेशन में काम करें। एम्स ऋषिकेश बड़ी चुनौती बन रहा है पुलिस के लिए भी और आम जनता के लिए भी, क्योंकि अगर यहाँ से पेशेंट बढ़ते हैं तो इसका खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि 5 लोग अभी तक पॉजिटिव हैं। इसलिए पुलिस ने बाहर भी कुछ कॉलोनियां सील की हैं और एम्स में कोविड और नॉन कोविड को भी अलग अलग किया गया ताकि और लोगों में संक्रमण न फैले। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच अल्मोड़ा पुलिस बीमार लोगों तक संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही है। वाहनों के पहिए जाम होने के बाद बीमार लोगों तक जीवनदायिनी दवाइयां पहुंचाने का जिम्मा अल्मोड़ा पुलिस ने उठाया है। अब तक अल्मोड़ा पुलिस 74 गंभीर रोगियों के घर में दवाइयों की होम डिलीवरी कर चुकी है। एसएसपी ने बताया है कि अब तक अल्मोड़ा के अलावा हल्द्वानी, दिल्ली एम्स, संभल, बरेली और मुरादाबाद सहित तमाम जगहों से दवाइयां मंगवाई गई हैं, जिससे अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों के मरीजों को भेज दिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से इसमें लॉकडाउन की स्थिति लागू है, तो जिस प्रकार से एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस प्रशासन, अन्य हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनको पुलिस कोरोना वॉरियर्स के रूप में नाम दिया जा रहा है। तो वाकई में ये कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए भी देवदूत के रूप में सिद्ध हुए। तो मैं इन लोगों को थाना अध्यक्ष द्वाराहाट, एसएसपी अल्मोड़ा को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चमोली जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया है। यहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्वारंटीन किए गए कर्मचारी की ओर से अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जनपद चमोली में बाहरी जनपदों और राज्यों से जनपद के अंदर आए व्यक्तियों के लिए जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर संस्कृत महाविद्यालय मंडल में बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं। सभी लोगों को कॉमन टॉयलेट का उपयोग करना पड़ रहा है। पेयजल हेतु कॉमन नल का उपयोग करना पड़ रहा है। कॉमन लेबोरेटरीज को यूज़ करने के मानकों का कोई प्रचलन नहीं है। क्वारंटीन किए गए लोगों को बाहर ग्राउंड में बुलाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और घर की चारदीवारी के भीतर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना बड़ी चुनौती है। साथ ही ऐसे मामलों में घर बैठे कानूनी सलाह भी मुश्किल से मिल पाती है। ऐसे में देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने फ्री कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। सीनियर सिविल जज नेहा कुशवाहा से बात की संवाददाता सुरेंद्र ने। लॉकडाउन के दौरान आप डोमेस्टिक वायलेंस और तरह तरह की दिक्कतें आप इन दिनों सुन रहे हैं, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें अपने विधिक राय जो अधिकार हैं हमारे, वो हमें नहीं पता होते हैं और ऐसे में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। मेरे साथ नेहा कुशवाहा मैम हैं। वैसे पेशे से आप सीनियर सिविल जज हैं, इन दिनों आप जिला विधि सेवा प्राधिकरण में सचिव पद पर हैं। मैम, आप लोगों ने किस तरह से सर्विसेज शुरू की है? ये अगर इस लॉकडाउन पीरियड की हम बात करें तो कैसी ये सेवा है और कैसे लोग इससे फायदा उठा सकते हैं? घरेलू हिंसा, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट या फिर आजकल जो चलता हमने देखा कि लैंडलॉर्ड टीनेंट्स को परेशान कर रहे हैं, खासकर टीनेंट्स वो जो कि स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट वो वर्ग होता है ना जो किसी दूसरी जगह आकर पढ़ाई के लिए रह रहा है, यहाँ ना उनके गार्जियन हैं ना उनके पेरेंट्स हैं, तो ऐसे में वो ज़्यादा सहम के रहता है। ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र मेरे द्वारा डिस्ट्रिक्ट देहरादून में फ्री ऑनलाइन लीगल सर्विसेज स्थापित की गई। इसमें मैंने लीगल एक्सपर्ट्स की टीम बनाई है और मेरे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं। कोई भी अगर देहरादून का है या फिर बाहर के भी है, ये सर्विसेज टिल लॉकडाउन पीरियड तक के लिए अवेलेबल है। निःशुल्क विधिक राय फोन पर ही ले सकता है। मैम, अगर हाईकोर्ट की भी बात करें तो हाईकोर्ट की जो लीगल एड सर्विसेज हैं उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ किया और उसमें कैसे लोग जान सकते हैं? जी, मैं
सबको यह भी बताना चाहती हूँ कि हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट, हमारी ऑनरेबल उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विसेज द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके जरिए आप लोग फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो लॉन्च जो हुई है वो है उत्तराखंड लीगल एड services.government.uk.in। तो इससे आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और जो भी संबंधित मामले हैं ऑनलाइन ही निस्तारण कर दिए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए घर बैठे बैठे आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इस तरह की, जो कि जेन्युइनली सॉल्व की जा सकती है थ्रू काउंसलिंग या थ्रू बात करने से, तो वो हो जा रही हैं। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता आई गेस। लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा उन महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत है जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं और ऐसे में वो शिकायत भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन जिला विधि सेवा प्राधिकरण के जरिए वो अपनी शिकायत भी कर सकेंगी और उनको अपने अधिकार भी जानकारियां होंगी कि आखिर उनके अधिकार क्या हैं और कैसे वो पुलिस और कानून की मदद ले सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। वहीं चमोली में भी बारिश तबाही मचा रही है। यहाँ के दशोली ब्लॉक के घुंडसाल में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा रिहायशी बस्ती में घुस आया। मलबा लोगों के घरों में घुस गया। इसके साथ ही भारी बारिश और मलबे ने खेत में लगी फसल को भी तबाह कर दिया। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी नाले उफान पर हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की चोटियों पर हिमपात हो रहा है। इससे पूरे इलाके में मौसम ठंडा हो गया है। इधर बागेश्वर में भी तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम बदल दिया है। जिला मुख्यालय के साथ साथ ऊंचाई वाली तहसीलों कपकोट, शामा, दूग, नाकुरी और कांडा में जबरदस्त बारिश और ओलावृष्टि हुई। भारी बारिश की वजह से किसानों को अपनी फसल के खराब होने का डर सता रहा है। मसूरी में बदला मौसम का मिजाज। पिछले 4 दिनों से मसूरी में बारिश रुक रुक कर हो रही है। बारिश, आसमान में छाए घने काले बादल भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरह की तस्वीरें वहां पर इन दिनों आम हैं। बाबा केदारनाथ के क्षेत्रपाल भगवान भैरवनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। शनिवार को विधि विधान के साथ भैरवनाथ की पूजा हुई। इसी के साथ केदारनाथ मंदिर में आरती भी शुरू हो गई है। लॉकडाउन के चलते भैरवनाथ के कपाट खोलने के लिए मुख्य पुजारी के साथ वेद पाठी पारंपरिक परंपरा का निर्वहन करने पहुंचे। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कपाट खोलने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा कर भगवान को प्रसन्न किया गया। केदारनाथ में ऐसी मान्यता है कि जब तक भगवान भैरवनाथ के कपाट नहीं खोले जाते तब तक केदारनाथ मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ की आरती नहीं की जाती। इसलिए शनिवार को भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद बाबा केदार की आरती भी शुरू हो गई। उत्तरकाशी के ठाड़ी गांव के लोगों को भालू की दहशत देखने को वहां पर मिल रही है। दरअसल गौशाला में घुसकर भालू कई मवेशियों को निवाला बना चुका है। जानकारी के मुताबिक भालू अब तक 8 मवेशियों पर निशाना कर चुका है, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है जबकि 3 बुरी तरह से घायल हैं। इस क्षेत्र में भालू कई बार ग्रामीणों पर भी हमला कर चुके हैं। हालात को देखते हुए वन विभाग की टीम ठाड़ी गांव में डेरा डाले हुए है। वन विभाग ने कैमरे के साथ साथ कुछ ऐसे उपकरण भी गांव के आसपास रास्तों में लगाए हैं। अगर भालू उपकरण के सामने से गुजरा तो अलार्म जोर जोर से बजने लगेगा और भालू भाग जाएगा। भालू की दहशत से ग्रामीण जंगल और खेतों में नहीं जा रहे। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे भालू के हमले की शिकायतें आ रही थी और भालू का जिस तरीके से भालू ने हमला किया है और 4-5 मवेशियों की तो मौत हो गई है उसने हमला करके, और 6-7 मवेशी घायल किए हैं। यहाँ पे सोलर डिवाइसेस भी लगा दिए गए हैं जिससे कि भालू जैसे ही सोलर डिवाइस के नज़दीक आता है तो वो सायरन कर देगा और जिससे भालू भाग जाएगा। वहीं प्रदेश में मजदूरों को उनके गृह जिले भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया है। देहरादून से मेडिकल चेकअप के बाद इन लोगों को पौड़ी के लिए रवाना किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, उसके बाद आप देखिए राजधानी देहरादून से पौड़ी जनपद को जो लोग फंसे हुए थे पिछले 40 दिनों से उनको भेजा जा रहा है।
सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से अपनाई जाएगी। एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठेगा। सिर्फ 20 लोग इस बस में बैठेंगे। उनको बैठाने से पहले यहाँ पर स्वास्थ्य की टीम है। इसके अलावा जो फूड के अधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं, आप किस तरीके से आपको डीएसओ और अन्य अधिकारी नजर आ रहे हैं। जो लोग जाएंगे उनको लंच भी दिया जा रहा है, क्योंकि रास्ते में ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी, लॉकडाउन के चलते सब बंद है, तो ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए उनको भोजन के पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं। बसों को पहले पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए इस तरीके से लोगों को बैठाया जाएगा। और पहले इनके मेडिकल चेकअप पूरी तरीके से हो चुके हैं। जिन लोगों का चेकअप हो चुका है वो लोग अब धीरे धीरे बस की ओर बढ़े जा रहे हैं। आप देखिए, ये ज़रूरी भी है क्योंकि लोग जब यहाँ से पहुंचेंगे, जो ग्रीन जोन है, क्योंकि पौड़ी जनपद ग्रीन जोन हो चुका है। शुरुआत में एक मामला था लेकिन 28 दिन बाद भी वहाँ कोई मामला नहीं आया। उसके बाद वो ग्रीन जोन में शामिल हुआ। ग्रीन जोन में दिक्कतें ना हो इसी के लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं, सारी एक्सरसाइज की जा रही हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन का पीरियड और लंबा चले, तो ऐसे में लोगों को पहले से ही उनके घर भेजा जा रहा है और सारे ही मेडिकल चेकअप करने के बाद उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। पहाड़ समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।